मैं विशाल कुमार एक बार फिर आप सबका अपने YouTube चैनल इजी सोशल साइंस बाय विशाल कुमार पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 के सब्जेक्ट ज्योग्राफी के चैप्टर 2 भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, हमेशा की तरह मैंने इस चैप्टर को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके इसकी एक समरी बना दी है ताकि आप लोग इसको आसानी से समझ और याद कर सकें। इस समरी की सहायता से आप अपने नोट्स भी आसानी से बना सकते हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने संसाधन को जाना था, प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं ये जाना था। तो बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन आप इस चित्र में पहचान सकते हैं, जैसे कि पेड़, पौधे, मृदा, मिट्टी, जल, दलदलीय भूमि, हिम, पहाड़ी घाटियां आदि। तो ये जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं ये बहुत कुछ हमारे जीवन को निर्धारित करते हैं, हमारी जीवन शैली को प्रभावित करते हैं, हम जीवन कैसे व्यतीत करते हैं ये निर्धारित करते हैं। तो चलिए आगे आने वाले चित्रों में हम इसको पहचानते हैं। समतल और उपजाऊ मैदानी क्षेत्रों में हम लोग कृषि करते हैं, हमारे रोजगार काम धंधे प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा निर्धारित किए गए। उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्रों में हमने जंगलों को काटकर खेत बना लिए। जो मरुस्थलीय इलाके थे वहाँ पर जीवन के लिए बहुत अधिक संसाधन नहीं थे, इसलिए हम लोगों के द्वारा ऊंट जैसे पशुओं को पाला गया। जो नदी और जलीय घाटियों वाले जो क्षेत्र थे वहाँ पर हमने बड़े बड़े शहरों और कस्बों का निर्माण किया। जिन क्षेत्रों में संसाधनों की कमी है वहाँ पर हमने पशुपालन जैसे सामान्य कार्य किए। और अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में हम लोगों के पास संसाधनों की कमी होती है, इसलिए वो क्षेत्र विरल होते हैं, बहुत अधिक जनसंख्या वाले नहीं होते हैं। वहाँ पर छोटी छोटी बस्तियाँ या गांव ही पाए जाते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में हमने पहाड़ी ढलानों को काटकर सीढ़ी नुमा खेत या सोपान कृषि करने आरंभ की। तो इस प्रकार हमने जाना कि ये जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं वो बहुमूल्य होते हैं और वो बहुत हद तक हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। लोग विश्व के विभिन्न स्थानों में रहते हैं और उनके जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है। यह विभिन्नता भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणियों और प्रौद्योगिकियों के उपयोग की भिन्नता के कारण है। इन स्थानों का एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता है। इस प्रकार लोगों की जीवन शैली इन संसाधनों के द्वारा प्रभावित होती है। हम पहले भी अभी चर्चा किए कि बहुत हद तक हमारा जो जीवन शैली होती है, हमारा जो जीवन जीने का तरीका होता है, हमारे काम धंधे, रोजगार, हमारे आवास, हमारा खान पान, हमारा पहनावा, वो हमारे आसपास मौजूद प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा निर्धारित किया जाता है, प्रभावित किया जाता है। एक उपजाऊ नदी घाटी क्षेत्र में रहने वाले लोग कृषि और पशुपालन जैसे कामों पर ज़्यादा निर्भर करते हैं, वो बड़े पैमाने पर उत्पादन करते हैं और वहाँ बड़े बड़े नगर या शहर बस जाते हैं। जबकि मरुस्थलीय या अत्यधिक ठंडे क्षेत्र वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों की कमी होती है, इस कारण वो संसाधन वहाँ पर उपलब्ध नहीं होते और इसीलिए वहाँ का जो जीवन होता है या जो जीवन शैली होती है वो अन्य क्षेत्रों की तुलना में अलग होती है। तो चलिए हम सबसे पहले बात करेंगे भूमि के बारे में। भूमि एक बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। पृथ्वी का लगभग 30% भाग भूमि है। जो हमारी पृथ्वी की कुल सतह है उसका केवल 30% भाग ही स्थल या भूमि है, बाकी 70% जो भाग है वो सागरों और महासागरों से घिरा हुआ है। केवल इतना ही नहीं, इस 30% भूमि का भी सारा क्षेत्र, पूरा क्षेत्र आवास करने योग्य नहीं है, रहने योग्य नहीं है। उबड़ खाबड़ स्थलाकृति, पर्वत, पहाड़ियां और जलाक्रांत क्षेत्र यानी दलदली क्षेत्र, मरुस्थल व सघन वन वाले जो क्षेत्र हैं वो मनुष्य के निवास करने या रहने योग्य नहीं है, इसलिए वह सामान्यतः विरल अथवा निर्जन है। विश्व की कुल 90% जो जनसंख्या है वो इस 30% भूमि के भी केवल 30% भाग में ही निवास करती है। बाकी जो 10% लोग हैं वो विश्व की कुल भूमि के बाकी 70% भाग में निवास करते हैं। उर्वर यानी उपजाऊ मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि होती है, इसीलिए ये क्षेत्र सघन जनसंख्या वाले और घने बसे क्षेत्र होते हैं। जबकि ये उबड़ खाबड़ स्थलाकृतियों वाले क्षेत्र, पर्वत, पहाड़ियाँ, दलदली क्षेत्र या मरुस्थलीय क्षेत्र जो है वो विरल है। सघन वन वाले क्षेत्र भी
विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र होते हैं, जबकि नदी घाटियों के जो क्षेत्र हैं वो सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। भूमि उपयोग, भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना। साधारणतः इसे भूमि उपयोग कहते हैं। हमारी भूमि जिस कार्य के लिए उपयोग की जाती है उसे उस भूमि का भूमि उपयोग कहा जाता है। हम भूमि विभिन्न कार्यों के लिए उपयोग करते हैं, जैसे कृषि, खेती, वानिकी, वानिकी यानी वन लगाना, जंगल लगाना, खनन, खनन हमारी पृथ्वी की सतह या पृथ्वी की सतह के अंदर से विभिन्न खनिजों को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है वह खनन कहलाती है। खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना करना, ये विभिन्न प्रकार के काम हम भूमि से लेते हैं या भूमि पर करते हैं, इसे भूमि उपयोग कहा जाता है। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता द्वारा निर्धारित किया जाता है। भूमि का उपयोग निर्धारित किया जाता है वहाँ की स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल के द्वारा। जैसे अगर किसी क्षेत्र की भूमि जो समतल है, प्लेन है और वहाँ उपजाऊ मिट्टी है, तो उसका उपयोग खेती के लिए किया जा सकता है। अगर किसी क्षेत्र की जलवायु बड़ी कठोर है, वहाँ अत्यधिक ठंड या अत्यधिक गर्मी पड़ती है, तो वो क्षेत्र या वो भूमि खेती के लिए उपयुक्त नहीं होती। खनिज तत्वों से भरपूर भूमि का उपयोग खनन के लिए किया जा सकता है। जल की उपलब्धता वाले क्षेत्रों में नगर बसते हैं और खेती की जा सकती है, गांव बसते हैं। इस प्रकार भूमि के जो भौतिक कारक हैं, जैसे स्थलाकृतियाँ, मृदा, जलवायु, खनिज और जल है, वही भूमि के भूमि उपयोग को निर्धारित करते हैं। कुछ मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग के प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक है। यानी कुछ मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग को निर्धारित करते हैं। जैसे किसी क्षेत्र में अगर जनसंख्या बहुत अधिक है तो वहाँ जंगलों और वनों यानी वन भूमि को काट काट कर कृषि भूमि के रूप में बदल दिया जाता है, यानी वहाँ का भूमि उपयोग बदल दिया जाता है। या वनों और जंगलों को काट काट कर वहाँ पर आवास बना दिए जाते हैं, उसका उपयोग रहने के लिए किया जाने लगता है। इसके अलावा प्रौद्योगिकी का स्तर भी, हमारी जो किस प्रकार की हम तकनीकी उपयोग कर रहे हैं, उसमें कितना विकास किए हैं, उसका प्रयोग भी भूमि उपयोग को प्रभावित करता है। मशीनों और उच्च तकनीकी का उपयोग करके हम बंजर या असमतल भूमि को भी कृषि के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारी प्रौद्योगिकी का स्तर और जनसंख्या भी भूमि उपयोग को निर्धारित करता है। चलिए आगे चलते हैं। स्वामित्व के आधार पर भूमि को दो प्रकार की भूमियों में बांटा जाता है, निजी भूमि और सामुदायिक भूमि। निजी भूमि क्या होती है? निजी भूमि वह भूमि होती है जिस पर मालिकाना हक या स्वामित्व किसी एक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह के पास होता है। इस प्रकार की भूमि को हम लोग निजी भूमि कहते हैं। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है। इसका उपयोग भूमि के मालिक द्वारा निजी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है, जैसे कि हमारा खेत, हमारा घर, हमारा कारखाना, वो हमारी निजी भूमि में आता है। इसका उपयोग हम लोग अपनी आवश्यकताओं को, अपनी निजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं। दूसरी प्रकार की जो भूमि होती है वो होती है सामुदायिक भूमि। सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है। उसमें उसका मालिकाना हक या उस पर जो अधिकार है वो किसी एक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह का ना होकर पूरे समुदाय का होता है, पूरे गांव का होता है। सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, जैसे चारा, फलों, नट्स या औषधि बूटियों, दवाइयों आदि को इकट्ठा करने के लिए। इस सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। अक्सर हमारे गांव के आसपास की जो भूमि होती है वो सामुदायिक भूमि होती है, जिसका प्रयोग उस गांव में रहने वाले सभी समुदाय के लोग करते हैं। वहाँ अपने पशुओं को चराते हैं, वहाँ से ईंधन के लिए लकड़ी को बीना जाता है और अन्य प्रकार की औषधियाँ या पेड़ पौधे भी वहाँ से इकट्ठे किए जाते हैं। इस प्रकार की भूमि पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता। यह भूमि सामुदायिक भूमि या साझा संपत्ति संसाधन कहलाती है। जनसंख्या और उसकी मांग हमेशा बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। जनसंख्या हमारी बड़ी तेजी से बढ़ रही है और हमेशा बढ़ती ही रहती है, परंतु जो भूमि है वो तो सीमित है, स्थिर है, उसको तो घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता सामान्यतः।
लोगों के व्यापारिक क्षेत्र बनाने, घर बनाने, कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण भूमि पर निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन व मरुस्थलीकरण का डर पैदा हो गया है। निम्नीकरण क्या होता है? भूमि निम्नीकरण से अर्थ है भूमि के जो प्राकृतिक गुण हैं उनका नष्ट हो जाना, उन गुणों का ह्रास हो जाना भूमि निम्नीकरण कहलाता है। भूस्खलन क्या है? भूस्खलन भूमि के बड़े हिस्से या बहुत बड़ी मात्रा में मिट्टी या भूमि के टुकड़े का नीचे धंस जाना, जमीन में गड्ढे की तरह नीचे की ओर बैठ जाना भूस्खलन कहलाता है। इसके ऊपर अभी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। मृदा अपरदन बहते हुए जल, वायु अथवा हिम के द्वारा मिट्टी की ऊपरी परत को काट फाट कर अपने साथ बहा ले जाया जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है वो मृदा अपरदन कहलाती है। इससे भी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति, मिट्टी के जो प्राकृतिक गुण हैं वो नष्ट हो जाते हैं। मृदा अपरदन क्या है, अपक्षय क्या है, निक्षेपण क्या है, ये समझने के लिए आप मेरा क्लास 7th के 3rd चैप्टर हमारी बदलती पृथ्वी वाला वीडियो देखें। उसमें मैंने अपरदन, अपक्षय और निक्षेपण पर विस्तार से चर्चा की है। वहाँ आपको ये तीनों चीज़ें बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगी। मरुस्थलीकरण का अर्थ होता है क्षेत्र या भूमि का रेगिस्तान या मरुस्थल में बदल जाना। भूमि संसाधन का संरक्षण, तो इस प्रकार भूमि का संरक्षण बहुत आवश्यक है। भूमि को मरुस्थलीकरण होने से, भूमि का निम्नीकरण होने से या भूस्खलन होने से बचाना जरूरी है। बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हो रहा है। इसलिए इस विनाश की वर्तमान दर को रोकना जरूरी है। भूमि संसाधन संरक्षण के लिए कुछ तरीके निम्नलिखित हैं। नंबर 1, वन रोपण। हम बड़ी मात्रा में वनों को लगाकर भूमि संसाधन का संरक्षण कर सकते हैं। भूमि पर वन या पेड़ पौधों की परत होने से भूमि का जो अपरदन या निम्नीकरण नहीं होता है। पौधे की जो जड़ें होती हैं, वृक्षों की जो जड़ें होती हैं, वो मिट्टी के कणों को आपस में बांधे रखती है और जल, वायु या हिम के द्वारा उस मिट्टी का कटाव करना आसान नहीं होता। इसीलिए बड़ी मात्रा में हम वनों को लगाकर भूमि संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं। दूसरा है भूमि उद्धार। भूमि उद्धार का अर्थ है बंजर या जो भूमि खराब हो गई है उसको पुनः उपजाऊ भूमि के रूप में बदलना भूमि उद्धार कहलाता है। आजकल हम तकनीकी व विभिन्न उपायों का प्रयोग करके बंजर या दलदली भूमि को उपयोगी भूमि में बदल सकते हैं, उसका उद्धार कर सकते हैं। तीसरा है रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग के द्वारा। हम अक्सर खेती में ज़्यादा उपज लेने के लिए, अच्छी फसल लेने के लिए उसमें रासायनिक कीटनाशकों और खाद यानी उर्वरकों का उपयोग करते हैं, परंतु इन रासायनिक खादों और उर्वरकों और कीटनाशकों के लगातार उपयोग के कारण भूमि की जो प्राकृतिक उपजाऊ शक्ति होती है वो नष्ट हो जाती है। भूमि प्राकृतिक रूप से अपने आप को फिर से उपजाऊ नहीं बना सकती। तो इसलिए हमें इन रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों का विनियमित उपयोग करना चाहिए, यानी कम से कम उपयोग करना चाहिए। लगातार हमें भूमि के अंदर इन रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों का उपयोग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार हम भूमि को पुनः उपजाऊ बना सकते हैं। इसके बदले हम लोग जैविक खाद या उर्वरकों का उपयोग भूमि में कर सकते हैं ताकि भूमि पुनः उपजाऊ हो जाए। नंबर 4, अतिचारण पर रोक। अतिचारण क्या होता है? जब किसी क्षेत्र में हम बड़ी संख्या में पशुओं को चराते हैं तो पशु उस क्षेत्र की जो भूमि के ऊपर जो पेड़ पौधे या घास या जो वनस्पति होती है उसको खा पी कर खत्म कर देता है। और पशुओं के चलने से जो उनके खुर होते हैं उनकी मार पड़ने से, उनकी चोट लगने से भूमि की जो ऊपरी परत होती है मिट्टी की वो भी ढीली हो जाती है और जब तेज हवाएं चलती है या पानी बहता है तो उपजाऊ मिट्टी के कण वहाँ से बहा लिए जाते हैं। इसके कारण अतिचारण के द्वारा भी मिट्टी की उपजाऊ जो शक्ति होती है वो नष्ट हो जाती है। इसलिए हमें अतिचारण पर भी रोक लगानी चाहिए। किसी क्षेत्र में थोड़ी संख्या में ही पशुओं को चराना चाहिए और फिर उस क्षेत्र को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए ताकि वहाँ पर पुनः वनस्पति का आवरण अपना बड़ा आकार ले सके।
अब हम चर्चा करेंगे भूस्खलन। भूस्खलन को सामान्य रूप से शैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के रूप में परिभाषित किया जाता है। सामान्य शब्दों में अगर मैं कहूँ तो बड़ी मात्रा में किसी भूमि के टुकड़े या मिट्टी का नीचे की ओर धंस जाना, नीचे की ओर चले जाना भूस्खलन कहा जाता है। यह प्राय भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के साथ घटित होता है। लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भी भूस्खलन होता है। पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन एक मुख्य प्राकृतिक आपदा है जो प्राय जीवन और संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाती है। अक्सर पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन की घटना ज़्यादा देखने को मिलती है, खासकर वर्षा के मौसम में। जब बड़ी मात्रा में वहाँ बारिश होती है तो जो वहाँ की मिट्टी होती है वो बड़ी मात्रा में नमी को सोख लेती है और वो भारी हो जाती है, और हमारी पृथ्वी की ग्रेविटी के कारण, हमारी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो भूमि पे से नीचे की ओर खिसक जाती है, नीचे की ओर ढाल की ओर गिरने लगती है। तो इस प्रकार उस क्षेत्र में भूस्खलन हो सकता है। ये भूस्खलन बड़ी मात्रा में नुकसान पहुंचाता है, वहाँ पर मौजूद घर या आवासों को तोड़ देता है और लोग उसके नीचे दबने से मर भी सकते हैं। ये घटनाएं पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा देखने को मिलती है। भूस्खलन को रोकने के उपाय। भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में आवासीय अथवा अन्य निर्माण करने से बचना चाहिए। हमें मैपिंग कर मानचित्र बनाकर ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित कर लेना चाहिए जहाँ पर भूस्खलन की घटनाएं ज़्यादा होती हैं, और ऐसे क्षेत्रों में हमें रहने के लिए आवास या अन्य प्रकार के निर्माण नहीं बनाने चाहिए। दूसरा है भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण करना। अक्सर हमने जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं उनमें आने जाने के लिए सड़कें बनवाई जाती है, और उन सड़कों के बनाने के लिए हम पहाड़ी क्षेत्रों को काट कर सड़कें बनाते हैं। तो जो पहाड़ी क्षेत्र की जो खुली मिट्टी होती है, अगर हम उसके बराबर बराबर में एक दीवार का निर्माण कर दें तो दीवार की सपोर्ट मिलने के कारण वो मिट्टी नीचे की ओर नहीं खिसक पाएगी। तो इस प्रकार हम प्रतिधारी दीवार बनाकर भूस्खलन को रोक सकते हैं। तीसरा उपाय है भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका है वनस्पति आवरण में वृद्धि करना। हमें ज़्यादा से ज़्यादा भूमि के ऊपर वनस्पति आवरण यानी पेड़ पौधे और घास आदि लगानी चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे वनस्पति की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी की ऊपरी परत को आपस में बांधे रखती है, खिसकने नहीं देती। चौथा जो तरीका है वो है सतही अपवाह तथा झरना प्रवाहों को नियंत्रित किया जाना। हमें जमीन पर बहते हुए पानी, जैसे नदियाँ, नाले या बरसात के समय जो पानी बहता है या जो झरने गिरते हैं, उनको नियंत्रित करना चाहिए। उन पे छोटे बांध या चेक डैम बनाकर या पेड़ पौधे लगाकर इस सतही अपवाह को अवरुद्ध करना चाहिए ताकि इसकी गति कम हो जाए। ये भी भूस्खलन को रोकने का एक तरीका है। इस चित्र में आप एक पहाड़ी क्षेत्र में हुए भूस्खलन को देख सकते हैं, जिसमें पूरी की पूरी सड़क टूटकर नीचे की ओर धंस गई है। इस प्रकार पहाड़ी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर भूस्खलन की घटनाएं होती हैं, जिससे भारी जान या माल का नुकसान हो सकता है। दोस्तों, मेरे आज के वीडियो में बस इतना ही। इस चैप्टर के बाकी पार्ट्स मेरे अगले वीडियो में आप देख सकते हैं, और इसके लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।